नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 फरवरी 2026 है। आज हम बात करेंगे बजट के ऊपर। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट लोकसभा में पेश किया और उसके बाद उसे राज्यसभा के पटल पर भी रख दिया गया। बजट पर पहले जो सामान्य चर्चा होती है वो पूरी हो चुकी है। अब अगले चरण में बजट के मंत्रालय व अलग अलग चर्चा होगी। फिलहाल हम बात करते हैं बजट के ऊपर। पीटीआई भाषा के वरिष्ठ पत्रकार श्री राधा रमन मिश्रा जी से। राधा रमन जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है नारद संचार के इस ताजा अंक में। थैंक यू। रमन जी, मोदी सरकार ने बजट पेश कर दिया 2026-27 का। तो आप लगातार बजट के ऊपर, वित्त क्षेत्र के ऊपर लगातार आपकी नजर रहती है। इस बार क्या खास है बजट में? वैसे तो देखा जाए तो बजट में आमतौर पे लोगों की नजर होती है इनकम टैक्स में क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। लेकिन गवर्नमेंट बजट से इतर भी सुधारों को आगे बढ़ा रही है। हमने देखा है कि टैक्स रिफॉर्म के तहत 12 लाख रुपए आम लोग, सभी लोगों के लिए, और नौकरी पेशा के लिए 12.75 लाख रुपए पर नो इनकम टैक्स का किया। जीएसटी में सुधार किया गया। तो इन तमाम जो मध्यम वर्ग के जेबों में पैसा डालने के बाद इस बार के बजट में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश है, चाहे वो कस्टम हो, चाहे इनकम टैक्स के मोर्चे पे हो। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात है, ग्रोथ को गति देने की बात है, मैन्युफैक्चरिंग को तेज करने की बात है, और जो हमारे एफटीएज हो रहे हैं उसके हिसाब से इंडस्ट्री को प्रिपेयर करने के, जो घरेलू हमारे उद्योग है उनको तैयार करने पर जोर दिया गया है। तो बजट अगर कुल मिला के देखा जाए तो बजट एक जो 2047 का एक विकसित भारत का है, उस दिशा में कदम एक तरह से उठाया गया है, चीजों को सिंप्लीफाई करने का, टैक्स के मामले में एक जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भरोसा देने का, और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का, उनके रहन सहन को सुगम बनाने का। रमन जी, 29 जनवरी को जब ये संसद का बजट सत्र शुरू हुआ तो 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण जो है पेश किया गया। और आर्थिक सर्वेक्षण में घरेलू मोर्चे पर तो संतोष एक तरह से व्यक्त किया गया कि घरेलू मोर्चे पर आर्थिक स्थिति मजबूत है, और बाहरी मोर्चे पर चिंता जताई गई। और बाहरी मोर्चे पर चिंता के चलते ये कहा गया कि विदेशी निवेश जो है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर उसमें थोड़ी चिंता व्यक्त की गई। सरकार को संरचनात्मक कदम उठाने चाहिए। जो एफडीआई है उसका प्रभाव जो है वो कम नहीं होना चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए। तो बजट में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं? मैं वही कह रहा था कि विदेशी निवेश को भी बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। जैसे अगर आप देखें, जो एक मेजर डिसीजन लिया गया है, जो डेटा सेंटर के जरिए जो क्लाउड सर्विस विदेशी कंपनियां देती हैं उनको 2047 तक टैक्स हॉलीडे की प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार जो PROI है, इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उनका जो सूचीबद्ध कंपनियों, लिस्टेड कंपनीज में है, जो उनका इन्वेस्टमेंट लिमिट था 5%, उसको बढ़ा के दुगना कर दिया, 10% कर दिया गया है। और उनके कंबाइंड को जो है, जो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है, जो PROI है, उनको बढ़ा करके 10% से 24% कर दिया गया है। इसी प्रकार अगर देखें तो जो इंश्योरेंस सेक्टर्स में जो आपका जो प्रीमियम, जो अपने भारत में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उनको प्रीमियम आ रहा है, वहां पे 100% एफडीआई का प्रपोजल किया गया है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो जो रेगुलेटरी है, कॉम्प्लियंस लेवल पे है, वहां पे चीजों को सरल बनाने की कोशिश की गई है।
इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में जो नियम है उसको यूजर फ्रेंडली बनाने का प्रपोजल है। इसके अलावा जो इंडिया में जो मर्जर की जो बात है उसको भी रैशनलाइज करने की बात है। तो ये सब जो कदम उठाए गए हैं कि डाटा सेंटर की बात हो या इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो या फिर हम कह रहे हैं पीआरवाई की बात हो, तो ये कुल मिला के हमारे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएगा। प्लस कस्टम के मोर्चे पे सरकार ने जो कदम उठाए हैं सरल बनाने का, एक लोगों का भरोसा बनाने का, ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम क्रिएट करने का, उन सब चीजों का इन्वेस्टमेंट पे प्लस पॉइंट होना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज है जो कहा जा रहा है कि जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं उनका भी निवेश करना जरूरी है। गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से प्रपोजल दे दिया है, अगर वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और गवर्नमेंट ने जो करीब 12 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उससे अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो उन सब चीजों का इन्वेस्टमेंट पे कुल मिला के पॉजिटिव इफेक्ट होगा। रमन जी, लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं और खासकर जब से मोदी सरकार आई है लगातार अपने निजी क्षेत्र को ये कहती आ रही है कि आप निवेश कीजिए, आप आगे आइए, आप बढ़िए आगे। और सरकार अपनी तरफ से सरकार ने ये कैपिटल जो पूंजीगत निवेश है 10 लाख करोड़ से बढ़ाते बढ़ाते अभी इस बजट में 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। सरकार तो अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है, लेकिन निजी क्षेत्र को ये क्यों बार बार कहना पड़ता है कि भाई आप आइए, आगे आइए, आप भी निवेश कीजिए? क्या निजी क्षेत्र को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है देश में कि भैया हमें करना चाहिए? निजी क्षेत्र अगर बोला जाए तो निजी क्षेत्र अपने प्रॉफिट और मार्जिन पे ही फोकस्ड है। आप एक डाटा पे गौर करेंगे, जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसके मुकाबले कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारा वो है वो कम है। वो एक्चुअली क्या है, बिल्कुल वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। एक डिमांड का एक बहाना है कि डिमांड नहीं है, तो अपनी कैपेसिटी का भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जो पैसा उनके पास आ रहा है, प्रॉफिट देखिए सभी कंपनियों का बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपनियां जो है जो आपको कैपिटल मार्केट में, अगर मैं डाटा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट में ज्यादा है। आज के डेट में जो म्यूचुअल फंड में से जो इन्वेस्टमेंट है वो 40% कंपनियों के 40% कंपनियों ने अपने पैसे उसमें लगा रखे। और उनको क्या फायदा हो रहा है? अगर आप कोई यूनिट लगा के इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम पे आपको 22% 15% जैसी कंपनियां हैं आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है 12.5% है। तो एक तरह से सच पूछा जाए, कंपनियां अब सही चीजें सही तरीके से कदम नहीं उठा रही हैं। उसका जो भी रीजन हो, मेरे हिसाब से वो मुनाफा तो कमा रही हैं और मांग नहीं होने का एक मतलब रोना रो रही है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, आप मांग को क्रिएट भी कर सकते हैं। आज अगर हम देखें आईटी कंपनियां परेशान है। आप क्यों परेशान हो रहे भाई? आपने 20 साल 15 साल 20 साल 25 साल से आपने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। एक समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बोलबाला था, आज उनकी नौकरियां जा रही। आपने रिसर्च ही नहीं किया। आप एआई पे उस समय क्यों नहीं काम किया आपने? अगर 5 साल पहले एआई का तो कोई वो नहीं था। आप अगर उस समय एआई को लेके, या सपोज मैं एआई एग्जांपल दे रहा हूं, आप उस पर रिसर्च करते, उस पर काम करते तो डिमांड नहीं होता। तो इनफैक्ट कंपनियों को अब इस मामले में गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कैसे वो कदम उठाती है, जो पॉलिसी मेकर से, कि कंपनियों को कैसे पुश किया जाए कि वो कैपिटल गेन टैक्स के चक्कर में या फिर आराम से हमारा प्रॉफिट हो ही रहा है, जो चल रहा है और अपने पैसे को जो पैसिव रूप से रख रहे हैं वो उस पे कैसे उसको निकाला जाए, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने बजट में कुछ ये बाईबैक पे भी कुछ टैक्स वगैरह लगाया, मुझे जहां तक मुझे तो ध्यान आता है। अभी जो मैं कह रहा हूँ उसी का वो है। आप बाईबैक क्यों करते हैं? आप उसमें लॉजिक देते हैं कि हमारे कैपिटल है, हम जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा हम वापस कर पैसा देते दे हैं, रहे हम हैं। वैल्यू जो जी। क्रिएट किए दे रहे। आप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? हम्म। आप नए क्षेत्रों में, नए टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं?
क्यों पैसा आप बाजार से वापस खरीदने के प्रीमियम पे आप मार्केट रेट के आसपास ही खरीदते होंगे वो। हाँ, थोड़ा सा आप जो मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा देते हैं। मान लो कि हमारे पास 4,000 करोड़ हम बाईबैक में देना चाहते हैं, आप उस 4,000 करोड़ को इन्वेस्ट करो। एट लास्ट तो शेयर होल्डर्स को जब आपकी कंपनी बढ़ेगी तो वहां भी फायदा होगा। जी लेकिन जी एक तरह से वही बात है कि मुनाफा चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, कैपिटल मार्केट में पैसा लगा के हम पैसा कमा रहे हैं, तो चलो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको आगे आना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जी जी। रमन जी, डॉलर रुपया को लेकर काफी पीछे चिंता व्यक्त की गई। एक डॉलर, अमेरिकी डॉलर के सामने रुपया 92 92 रुपए तक गिर गया था। हालांकि अभी जब से ये डील का, अमेरिका के साथ डील की खबर आई है, उसके बाद थोड़ा उसमें मुझे लगता है स्थिरता आई है। ये मतलब रुपया गिरने, सरकार गिरने दे रही है, या रुपए को अब थोड़ा जब से अमेरिका के साथ संबल मिलेगा, क्या लगता है आपको? ये एक चीज तो डिमांड एंड सप्लाई है जो रुपए के वैल्यू को डिटरमिन करता है, उसको तय करता है। दूसरा है कि ज्यादा वोलेटाइल होने पे आरबीआई हस्तक्षेप करता है। और एक होता है कि भरोसा, हमारा मार्केट के प्रति कैसा भरोसा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड डील को लेके जो अड़चन था, वो एक भरोसे को कमजोर कर रहा था। लोग अनिश्चितता के माहौल में थे। तो खासकर जो हमारे एफपीआई जो था, एफआईआई जो था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो, वो पैसा लगातार निकाल रहे थे। तो उसकी वजह से जो डॉलर की जो निकासी हो रही थी और फ्रेश इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में भी और आपने भी बोला है। तो हमारा डॉलर निकल रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं, तो रुपए पे एक तरह का प्रेशर बन रहा था। अब अमेरिका चूंकि बहुत सब दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, करीब 30,000 अरब डॉलर का, तो उनके साथ एक ट्रेड डील की जो संभावना बनी है, जो एक जो रूपरेखा पर एक सहमति बनी है, जो शायद मार्च पे उस पर साइन होगा, तो एक भरोसा मार्केट के लिए बनेगा। प्लस कुछ क्षेत्र जैसे टेक्सटाइल है, जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर से उनको फायदा होगा। तो इस क्षेत्र से नए पैसे आएंगे, नए पूंजी आ सकते हैं, एक मार्केट के प्रति भरोसा होगा, तो रुपया मजबूत आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। बाकी अगर आरबीआई की बात करें तो उनके लिए 90-95 कोई मायने नहीं रखता है। वो सिर्फ इतना चीज को ध्यान रखना चाहते हैं कि भाई बहुत वोलाटाइल ना हो, हमारा जो रुपया है वोलेटिलिटी उसमें बहुत ज्यादा, तभी वो हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी $700 बिलियन का जो आपका फॉरेक्स है, वो एक बहुत मजबूती देता है। तो रुपया अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो बहुत चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये मतलब काफी इसमें कहा जा सकता है कि हमारा दुनिया में इतने चैलेंजेस आए हैं, इकोनॉमिक सेक्टर पर भी उसका असर पड़ा है, उसके बावजूद भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ है। एक सुखद, मुझे लगता है एक सुखद इस तरह का एहसास होता है। बजट में रोजगार के क्षेत्र में क्या देख सकते हैं हम कि रोजगार के सेक्टर में कहाँ अवसर मिलेंगे, क्या प्रोविजन किए गए हैं, अगर आप कुछ बता सके तो। नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, हाँ आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे? हाँ रमन जी, मैं कह रहा था कि जो बजट में रोजगार के लिए मतलब कहाँ क्या चीजें हैं कि जो हम ये कह सके कि यहाँ रोजगार पैदा होंगे। रोजगार के लिए सर देखा जाए तो कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन कई सारे कदम है। स्किलिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, स्किलिंग पे जोर दिया गया है। जैसे कि आप को टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में करीब 10,000 टूरिस्ट गाइड बनाने की बात है। आप अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो 1 लाख एलाइड जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो तैयार करने की बात है। करीब 1.5 लाख जो बुजुर्गों के स्वास्थ्य और उनके देखभाल से जुड़े हैं, 1.5 लाख ऐसे केयर गिवर्स को तैयार करने की बात है। उसके अलावा आप सेमीकंडक्टर मिशन में जो है, इसमें चिप के अलावा जो अदर्स इक्विपमेंट्स हैं, वहां पे लोगों को ट्रेनिंग देके उसके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने की बात की गई है, तो वहां पे ट्रेनिंग देने की बात की गई है। कपड़ा क्षेत्र में समर्थ 2 योजना आप
लाया गया है, जहां भी कौशल विकास के लिए जोर दिया गया है। तो ये तमाम कई सारी योजनाएं हैं जो कि कौशल विकास पे जोर है। और अगर इसको यहाँ पे अगर काम करते हैं, गवर्नमेंट अगर काम करती है, तो प्रपोजल है, तो होपफुली नौकरियां नौकरियों के अवसर बनेंगे। अब कितने लोग उसमें जुड़ते हैं, क्या कितने लोग को रोजगार मिलता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार एमएसएमई पे ध्यान दिया गया है, उससे भी नौकरियां सृजित होनी चाहिए। ये पिछले बजट में जो रोजगार के बारे में काफी प्रोत्साहन दिए गए थे, जैसे पीएफ का कंट्रीब्यूशन है और दूसरी चीजें हैं, तो वो भी अभी लागू होंगे? वो भी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ऐसे लागू किए गए थे? हाँ, वो तो स्कीम्स का लागू होंगे कंटिन्यूअस बेसिस पे, लेकिन जो एक इनका इंटर्नशिप स्कीम था, उसका कोई बहुत फायदा दिखता नहीं जा रहा है, दिखा नहीं उसका कि उससे जॉब्स भी क्रिएट हो। लोगों ने भी रुचि नहीं दिखाई। हालांकि कई कंपनियां आगे आई, लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा वो दिख नहीं रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं, रोजगार का मुद्दा तो है, रोजगार का मुद्दा है। और इस गवर्नमेंट एक कमेटी भी बनाने की बात की कि मार्केट के हिसाब से जो रोजगार है, उसके लिए शिक्षा में क्या बदलाव होगा, उसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात है। तो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। अब वो कितना ईमानदारी से कितने जमीन पे उतरता है, उस पर डिपेंड करता है कि नौकरियों की स्थिति क्या होगी। ये बजट, अब हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। ये बजट जो है 53,47,315 करोड़ रुपए का बजट है। पिछला बजट करीब 50 लाख करोड़ का था, तो संशोधित अनुमान आया है 49,64,842 करोड़ रुपए के। इस बजट में सरकार ने जो अन्य प्राप्तियां हैं, उसमें 80,000 करोड़ रुपए का ये रखा है अनुमान कि 80,000 करोड़ रुपया में अन्य प्राप्तियों से, जैसे माना जाता है कि विनिवेश होगा या कोई मोनेटाइज किया जाएगा या क्या किया जाएगा। विनिवेश के सेक्टर में अक्सर ये देखा गया कि सरकार अनुमान पूरा नहीं कर पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट करना या दूसरी चीजें। तो ये 80,000 करोड़ रुपए का क्या लगता है आपको, इस साल सरकार पूरा कर लेगी क्या? कर सकती है, आईडीबीआई का प्रोसेस में है। आईडीबीआई बीएसएनएल ओएफएस के तहत, खैर वो तो करंट एफवाई में आ जाएगा। और मोनेटाइजेशंस भी, जो एसेट्स वगैरह हैं गवर्नमेंट के, उनको मोनेटाइज करने की बात है, बाजार पे चढ़ाने की बात है। तो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। हालांकि विनिवेश पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बहुत कम है। लेकिन गवर्नमेंट लग रहा है कि जैसे मोनेटाइजेशन के जरिए वो चीजों को आगे पूरा कर पाएगी। और सबसे एक जो अगर प्राप्ति की बात करें, रिसिप्ट्स की बात करें, तो टैक्स के मोर्चे पे भी थोड़ा मॉडरेशन है, वो भी वहां भी थोड़ा सा मॉडरेशन है। तो उसको भी देखने की बात है कि गवर्नमेंट कितना उसमें पूरा कर पाती है टैक्स के ये पे। और दूसरा एक चीज इनका जो है, जो इन्होंने एक टारगेट रखा है आपका डेट जीडीपी रेशियो, जो इन्होंने 2026-27 में इसको 1% घटा के 55.6% लाना है। तो एक फिजिकल प्रूडेंस पे थोड़ा सा है वो, मतलब वो दिख रहा है कि है। लेकिन अगर हम पिछले साल से राजकोषीय घाटा की बात करें, तो पिछले बार 4.8% से घटा के 4.4 किया गया था, मतलब लगभग 40 बेसिस पॉइंट। और इस बार देखा जाए तो 10 बेसिस पॉइंट का कम किया गया, 4.4 से 4.3 किया गया। तो इसका एक रीजन वही है कि हमें टैक्स रिसिप्ट पे थोड़ा मॉडरेशन है, जो टारगेट वहां पे लक्ष्य रखा गया है। लेकिन उम्मीद है कि मोनेटाइजेशन से, डिसइन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट ने बोला भी कि हमने बंद नहीं किया है, गाड़ी थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन हम उस पर कदम बढ़ाएंगे उस पर। तो गवर्नमेंट अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी, उम्मीद है ऐसा। ये बजट वित्त मंत्री ने, जो सरकार ने सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट के तहत जो नए नए भवन बनाए हैं, कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। और इसमें सरकार ने 3 कर्तव्य भी उसमें रखे हैं। और मतलब काफी बदलाव सरकार ने किए हैं, नयापन इसमें आया है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने इनकम टैक्स का लिमिट 12 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं आप ले रहे हैं।
और वहां भी आपने जो स्लैब बनाया उसमें भी 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, मतलब काफी उसमें तो। और जीएसटी में भी, गुड्स सर्विस टैक्स में भी आपने जो है स्लैब बिल्कुल 2 रख दिए हैं। काफी सरकार छूट दे रही है। क्या सरकार के रेवेन्यू पे, सरकार के बजट पे जो फिस्कल प्रूडेंस की हम बात कर रहे हैं, संक्षेप में आप बताइए, मतलब क्योंकि हमारा समय जल्दी खत्म होने वाला है। सरकार सफल हो पाएगी क्या? मतलब जो एक तरफ छूट भी दे रही है, दूसरी तरफ रेवेन्यू टारगेट भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या क्या दिखता है आपको? गवर्नमेंट दो चीजों पे काम कर रही है। टैक्स को सरल बना के, टैक्स को कम करके अधिक से अधिक लोगों को टैक्स नेट में लाने का एक मतलब कोशिश है। और दूसरा जो उनका एक नर्ज स्कीम है, खासकर जो सीबीडीटी जो नर्ज स्कीम चला रहे हैं लोगों के आंकड़ों को लेकर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के, तो वहां भी ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए जो एक भेजा जा रहा है कि आप इतने कम आ रहे हैं, टैक्स आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करके चीजों को बेहतर बना के, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, नजर रख करके ये कोशिश कर रही है कि जो टैक्स हमारा है अधिक से अधिक लोग आए उसमें और हमारा टैक्स रेट बढ़े। तो गवर्नमेंट सिंप्लीफिकेशन पे है, टैक्स रेट कम करके कलेक्शन पे सोच रही, कलेक्शन उसका बेहतर होना चाहिए। रमन जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपने तमाम व्यस्त शेड्यूल में हमें समय दिया, और हमें उम्मीद है कि आप जैसे आपका समय और अच्छा मिलेगा तो हम आपसे फिर बात कर पाएंगे। अभी बजट पारित होने की प्रक्रिया में है, एक बार बजट पारित हो जाए तो आप एक बार फिर हमें समय देंगे। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।